इलेक्शन कमीशन को खामोश नहीं रहना चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन खामोश रहता है तो लोगों में क्या तासुर जाएगा? क्या इसी को आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे? ये हरगिज़ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा कि निगरान वज़ीर आज़म पर जो नाम सामने आया डार साहब का, इसाक डार साहब का, उस पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। किसकी तरफ से? उनकी अपनी जमात की तरफ से। जो केयर टेकर या निगरान हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट आइन में परोया गया था उसकी नफ़ी कर दी गई है। मौलाना गालिबन सिंध की हद तक कोई पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ या पीपल्स पार्टी के बरक्स कोई जो अलायंस है उसको जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, इस वक्त मुल्क के वज़ीर दिफा हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी? कितनी गैर पार्लिमानी, कितनी गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू थी। आज मैं एक मरतबा फिर हाज़िर हुआ हूँ इस्लामाबाद के एंटी टेररिस्ट कोर्ट पे। 26 तारीख मुझे दी गई थी और पिछली तारीख में जज साहब ने वाज़ेह तौर पर यह हुक्म सादर किया था, इस्तख़ासा से मुतालबा किया था कि आपके पास अगर कोई शवाहिद हैं, कोई सबूत हैं तो आप पेश करें। और जब उन्होंने कहा कि कोई नेक्सस नहीं जुड़ता तो उन्होंने कहा मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ, मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ और आप अगली तारीख पर मुकम्मल शवाहिद लेकर आएँ ताकि मैं इस केस को निपटाऊँ। मैं बिला वजह इसको नहीं लटकाना चाहता, नहीं घसीटना चाहता। हम तैयार थे अपने दलाइल के लिए, लेकिन बदकिस्मती से आज जब यहाँ आए तो मालूम हुआ कि जज साहब छुट्टी पर हैं और ड्यूटी जज साहब ने केस सुनकर हमें 15 की तारीख दे दी है। 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हैं जिसके बारे में मैं चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। एक तो पूरे मुल्क में चर्चा है जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल पेश किया गया है। कल आपने देखा कि जॉइंट जो सेशन था पार्लियामेंट का, उसमें भी आपने मुख्तलिफ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। हत्ता कि जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी खुलकर सामने आ गए और साबिक़ लॉ मिनिस्टर, साबिक़ चेयरमैन सेनेट जनाब रज़ा रबानी साहब ने तो खुलकर कहा कि आपने हमें यहाँ सिर्फ अंगूठा लगाने के लिए या रबर स्टैम्प करने के लिए बुलाया है। तो उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। JUI जो PDM की एक अहम जमात है, उनके सेनेटर मुर्तज़ा साहब ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार किया और तहरीक इंसाफ तो पहले ही कह चुकी है कि हमें इस सारे अमल से बाहर रखा गया है। अब इतनी अहम लेजिस्लेशन इतनी उजलत में होना समझ से बालातर है। देखिए, जो तरमीम की गई उसमें जो मुझे खदशा है वो ये है कि जो केयर टेकर या निगरान हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट आइन में परोया गया था उसकी नफ़ी कर दी गई है। अब अगर निगरान हुकूमत के वही इख्तियारात होने हैं और उनसे वही काम लिया जाना है जो कि एक मुंतखब हुकूमत किया करती है, तो फिर निगरान का कॉन्सेप्ट जो है वो बेमानी हो जाता है और यहाँ मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि निगरान वज़ीर आज़म पर जो नाम सामने आया डार साहब का, इसाक डार साहब का, उस पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। किसकी तरफ से? उनकी अपनी जमात की तरफ से। किसकी तरफ से? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और उन्होंने कहा कि ये तो पार्टीज़न है और वो तो सारा उसी कॉन्सेप्ट का उन्हें हवाला दिया और कहा उसकी नफ़ी हो जाएगी अगर उनको नामज़द कर दिया गया। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उन पर किसने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। आपने देखा कि कुंडी साहब ने और सेनेटर शेरी रहमान साहिबा ने कहा
تو نام ہمارے سامنے آیا ہی نہیں ہے, اس کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہوا, یہ تو انڈر کنسیڈریشن آیا ہی نہیں ہے, تو ہم اس پر آمادگی کا ہم نے اظہار کب کر دیا؟ آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے بہت سے تحفظات آئے, حتیٰ کہ قائد حزب اختلاف جو ایک تاثر ہے کہ حکومتی تقریباً وہ ان کے ہمنوا ہی ہیں, انہوں نے بھی اپنے اعتراضات جو ہیں وہ ان کا بیان کیا اور اپنی ریزرویشنز کا کھل کر بیان کیا. اب یہ ہے اس وقت جو نگران سیٹ اپ جو ہے اس کے بارے میں جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں وہ کراچی تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں مختلف نشستیں کی, مختلف سیاسی قیادتوں سے تبادلہ خیال ہوا, اور ایک چیز جو واضح طور پر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جتنے حضرات سے وہ ملے وہ حضرات تھے جو پیپلز پارٹی کے مخالف سمجھے جاتے ہیں. تو دکھائی یہ دیا کہ مولانا غالباً سندھ کی حد تک کوئی پیپلز پارٹی کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے برعکس کوئی جو الائنس ہے اس کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایم اور ان کے الائز میں نگران سیٹ اپ ہو, مستقبل کے الیکشنز ہوں, الیکٹورل ریفارمز ہوں, اس پر کوئی یکجہتی اور یکسوئی دکھائی نہیں دے رہی. اس کے ساتھ ساتھ کل جو بحث ہوئی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو کہ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, اس وقت ملک کے وزیر دفاع ہیں, ان کی گفتگو آپ نے سنی, کتنی غیر پارلیمانی, کتنی غیر مہذب گفتگو تھی. جو منتخب خواتین سینیٹرز کے بارے میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے, کچرا, کوڑا کرکٹ, گاربیج, یہ ان کو زیب نہیں دیتے, یہ ان کے شایان شان نہیں ہیں, اور یہ پہلی مرتبہ نہیں, یہ پہلے بھی کر چکے ہیں. نیشنل اسمبلی کی وہ نشست یاد ہے جس نشست میں انہوں نے ڈاکٹر شرین مزاری کو نشانہ بنایا تھا, اور کل انہوں نے وہی جو ہے اسی کو اس ریت کو دہرایا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے, اور میں اس کی مذمت کرنا چاہوں گا, پرزور مذمت کرنا چاہوں گا. خواتین کے بارے میں, منتخب نمائندگان کے بارے میں, اپنے کالیگز کے بارے میں یہ رائے رکھنا اور برملا اظہار کرنا بالکل غیر مناسب ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دو گزارشات اور کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے کہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ اس وقت جو معیشت کی کیفیت ہے, معیشت کی کیفیت اچھی نہیں ہے, اور اس کے اوپر پوری قوم کو دو نئی خبریں دی گئیں. ایک, بجلی کے بلوں میں اضافے کی نوید سنائی گئی, اور نیپرا نے بھی کل اس کی منظوری دے دی ہے جو حکومت کی تجویز تھی, اور 7.5 روپے فی یونٹ کا اضافہ متوقع ہے. اگر اس کو اور دیگر ٹیکسز کو ملا لیا جائے تو خیال کیا جا رہا ہے کہ بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 50 روپے یونٹ کے لگ بھگ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ گیس کا جو قیمتیں ہیں, پرائسز ہیں, ان میں بھی خاصا اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور 40% اضافے کی خبر آئی ہے سامنے. اور جو بینک سے بوروئنگ کرتے ہیں لوگ سرمایہ کاری کے لیے, اس کا ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے, مارک اپ جو ہے, وہ 22% کو چھو رہا ہے. اب ان حالات میں مجھے بتائیے, کوئی سرمایہ کاری کرے گا تو کیوں کرے گا؟ اگر کرے گا تو کیا اس کی انویسٹمنٹس اور اس کی پروڈکشن جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ہوگی؟ یہ سب چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں. اور آخری بات جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 17 دن کی مہمان حکومت نے جاتے جاتے
61 अरब की एक रकम जो है डेवलपमेंट मद में मुख्तस कर दी है अपने सरकारी मेंबरान पार्लियामेंट के लिए। अब उसमें से 51 अरब तो रिलीज भी कर दिए गए, और रिलीज कर दिए गए कोडल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा किए बगैर। तो ये बड़ी सीरियस चीज़ें हैं। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को खामोश नहीं रहना चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन खामोश रहता है तो लोगों में क्या तासुर जाएगा? क्या इसी को आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे? ये हरगिज़ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। पाकिस्तान की आवाम एक ऐसा निगरान सेटअप देखना चाहते हैं जो वाक़तन गैर जानिबदार हो और शफाफ इलेक्शंस कराने की उसमें अहलियत हो। पाकिस्तान की आवाम एक ऐसा इलेक्शन चाहते हैं और तवक्को रखते हैं इलेक्शन कमीशन से, वो ऐसा इलेक्शन मुनक्किद कराएंगे जिस पर लोगों को एतमाद हो। ये ना हो कि सारी एक्सरसाइज भी हो जाए और उसके बाद मुल्क में सियासी इस्तेकाम भी ना आए। ये बहुत बड़ी इस मुल्क के साथ और सियासी अमल के साथ ये एक बहुत बड़ा एक सानिया होगा। थैंक यू। सर, अगर आप जो करंट सेटअप है हुकूमत का, अगर उसमें से कोई वफाकी वज़ीर बनता है निगरान वज़ीर आज़म, उसको आप किस तरह देखते हैं? और सेकेंडली इंतखाबात से कबल PDM क्या टूटते हुए प्रॉपर आपको दिखाई देते हैं? मैं इस पर पूरी बात कर चुका हूँ, गालिबन आप शायद लेट आए। मैं पूरी बात कर चुका हूँ। देखिए, जो एक फेडरल मिनिस्टर है जो किसी पार्टी से मुंसलिक है, वो गैर जानिबदार कैसे हो सकता है? वो तो उसकी नफ़ी करता है ना। और PDM के अंदर और उनके अलायंस के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका जिक्र मैं कर चुका हूँ, निगरान सेटअप के बारे में भी और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जो आपने कार्रवाई देखी जॉइंट पार्लियामेंट में आपके सामने है। बिल्कुल यकसुई नहीं है, इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। थैंक यू। बताइएगा कि जो साइफर है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो साइफर नहीं था जो मैंने परेड ग्राउंड में लहराया था। कल की स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि वो साइफर नहीं था। तो आपने सुन लिया ना, तो कोई अभाम रह गया? आपको क्या समझ नहीं है उनकी बात में? नंबर 1। नंबर 2, साइफर पे मैंने कल गुफ्तगू कर ली और मुफस्सल गुफ्तगू कर ली और अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।